इंद्रराज भाई, मैंने राजनीति में नेताओं के भाषण बड़े सुने हैं, आरोप प्रत्यारोप भी देखे, भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, जान से मारने की धमकियों के आरोप लगाते हैं, कहीं गोली वोली भी चलने की बात आती है, हत्या करवाने के आरोप लगते हैं। लेकिन राजस्थान या हिंदुस्तान के इतिहास में मैंने पहली बार किसी विधायक के मुंह से ये सुना कि उनको तंत्र विद्या से 2 बार मारने का प्रयास किया गया। ये प्रयास उनके विधायक बनने से पहले करवाया गया था या विधायक बनने के बाद हुआ? नहीं, आप डायरेक्ट आपके बड़े भाई कुलदीप धनखड़ से फ़ोन करके पूछ लेते कि भाई ये काम कौन कर रहा था, कहीं उनका इशारा आपकी तरफ है या फिर किसी दूसरे व्यक्ति की तरफ है? नहीं, मैं उनसे भी बात करूंगा, अभी मैं थोड़ा सा बिजी था आज। बड़े भाई की फिक्र कम है आप? बिल्कुल। 10 बार उन्होंने एक ही बात कही कि आज पैदा हुआ बच्चा कल 21 साल का नहीं हो सकता। कहने का मतलब है कि जो काम वो लेके आ रहे हैं वो एक ही दिन में कैसे कंप्लीट हो जाएंगे? इंद्रराज भाई, आप सत्ता में रहे हैं, सत्ता का दस्तूर भी आप जानते हैं बखूबी। हॉस्पिटल के लिए जो नॉर्म्स, जो कंडीशन सरकार की तरफ से हैं, वो पावटा का हॉस्पिटल पूरी कर नहीं पा रहा है। उन्होंने वीडियो में कई बार कहा कि अगर किसी भी आदमी के पास में ज़मीन हो, दान करना चाह रहा हो या उनकी नज़र में कोई सरकारी भूमि पड़ी हो, वो भूमि हमें बताए पावटा में, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें उनका व्यक्तिगत हित, उनका व्यक्तिगत स्वार्थ और उनका ईगो कहाँ आ गया इसमें? कल रात विराटनगर विधायक कुलदीप धनखड़ का 1 घंटा 18 मिनट और 54 सेकंड का एक वीडियो लाइव आया, जिसमें उन्होंने पूर्व विधायक इंद्रराज गुर्जर पर कई तरीके के आरोप लगाए। इंद्रराज भाई, सबसे खूबसूरत बात उस वीडियो में मुझे ये लगी कि 1 घंटे 18 मिनट और 54 सेकंड में उन्होंने लगभग 1 घंटा विकास के मुद्दे पे बात की कि क्या उन्होंने काम करवाए हैं, क्या काम वो करवाने जा रहे हैं। अच्छी बात है, जो जनप्रतिनिधि बनता है उसका धर्म भी बनता है, फर्ज भी बनता है कि जनता ने जिस काम के लिए आपको चुना है आप उसको पूरा करें। लेकिन आप उस लाइव को सुनना, जो बातें उन्होंने बोली हैं वो एक भी काम धरातल पे नहीं उतरा अभी तक, सिर्फ बातें बोली हैं। ना तो MDR सड़क का अभी तक कहीं अता पता है, पावटा को जो देना था और देख करके उससे भी बुरा कर दिया पावटा के साथ। जो पावटा CSC कई सालों से पावटा कस्बे के अंदर है, अब उसको 6 किलोमीटर दूर लाडा कबास में लेकर के जा रहे हैं। जो आपने दिया उसके साथ तो उनसे भी बुरा कर दिया। बाकी उन्होंने छोटी छोटी चीज़ें गिनाई, बिजली के कनेक्शन करा दिए। जब 200 करोड़ रुपए पानी के में लेके आया तो बिजली के कनेक्शन कराना जो समय पे रहेगा उसकी जिम्मेदारी है। उसमें कौन सा नया काम, कौन सा तीर मार दिया उन्होंने? 2 GSS बना दिए, तो मैंने तो 20 GSS बनाए थे। 2 GSS कौन सा तीर मार लिया उन्होंने करके? एक भी ऐसा नया काम बताओ आप। बल्कि एक चीज़ और बता दूँ आपको, जो काम 500 करोड़ की सड़कें में 5 साल में लेकर के आया और जिन बड़ी बड़ी सड़कों को 7 MDR और स्टेट हाईवे सड़क में लेके आया, जिनके काम चल रहे हैं, 1 साल पहले जहाँ से काम शुरू हुए थे वहीं के वहीं पड़े हैं आज भी। आज ना उनकी फॉरेस्ट की NOC आ पा रही है, ना इवन बिजली के खंभे नहीं हट पा रहे उनमें अभी तक, और जहाँ से काम शुरू हुए थे वहीं की वहीं पेंडिंग पड़े हैं। विकास के कार्य जितने हमने शुरू किए, 2 कॉलेजों की बात उन्होंने की, विराटनगर कॉलेज का 90% काम मेरे समय में पूरा हो गया था। 1 साल में वो 10% काम पूरा करा के उसमें कॉलेज शिफ्ट नहीं करा पाए, और दोस्त किसी ठेकेदार को दे रहे हैं, दोस्त मुझे दे रहे हैं। पावटा कॉलेज का 80% काम मैंने करा दिया था, जिसको आज तक वो शिफ्ट नहीं करा पा रहे। 20% काम 1 साल में, 10% काम 1 साल में नहीं करा पाए, और फिर कहते हैं पता नहीं कौन सा ठेकेदार लाके छोड़ दिया। भाई, ठेकेदार हमारा काम नहीं होता, ये ऑनलाइन टेंडरिंग है, आप और हम सब समझते हैं। ऑनलाइन टेंडर में जो बिड खुलता है, बिड में जिसके बिलो टेंडर आता है वो ठेकेदार होता है। उसमें आप और मैं क्या कर सकते हैं, MLA MP क्या करेगा, कौन ठेकेदार आएगा, हम लोग चिन्हित नहीं करते। वो तो बिड खुलती है, बिड जिसके नाम आएगी वो ठेकेदार होगा। उसको काम लेने की जिम्मेदारी आपके हम सब लोगों की, जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है। जनप्रतिनिधि उन कामों की समीक्षा करे, अधिकारियों से समीक्षा करे, भाई काम जल्दी किस तरीके से हो। एक भी काम ना तो पूरा कर पा रहे, ना अधूरे कामों को ला पा रहे, ना खुद के काम 1-2 काम जो गलती से लेके आए उनको काम शुरू करा पा रहे हैं ग्राउंड पे अभी तक। आज ग्राउंड पे जाके आप विराटनगर में देखो, एक काम मुझे ऐसा बता दें विधायक महोदय, जो काम उन्होंने 1 साल में शुरू कराया हो। 10 बार उन्होंने एक ही बात कही कि आज पैदा हुआ बच्चा कल 21 साल का नहीं हो सकता। कहने का मतलब है कि जो काम वो लेके आ रहे हैं वो एक ही दिन में कैसे कंप्लीट हो जाएंगे? भाई साहब, बच्चा पैदा तो हो, मैं तो ये कह रहा हूँ। बजट तो ले आए ना। बजट लाने का मतलब बजट घोषणा कराना नहीं होता। बजट में कई घोषणाएं थी जो पूरी नहीं होती ज़िंदगी भर। आपने ग्राउंड पे वो काम शुरू कराया क्या, ये बताइए। कि बच्चा तो पेट में है, अब कितने महीने तक पेट में है भाई, वो बच्चा कम से कम पैदा तो हो, ग्राउंड पे काम शुरू तो हो, तब भी मान लेंगे हम तो। एक काम आप CSC का कराया, उससे भी बुरा कर दिया आपने। पावटा की 50,000 की आबादी, उसके आसपास की 2 लाख की आबादी, वो कहाँ जाएगी? क्यों सफ़र करेगी 6 किलोमीटर के लिए, जहाँ साधन नहीं है जाने के लिए? क्योंकि पावटा से जीपें चलती हैं शाहपुरा के लिए, वो 5 किलोमीटर के लिए कोई सवारी नहीं बिठाना चाहता, क्योंकि उसको फिर आगे सवारी नहीं मिलती है।
तो वो जनता क्यों सफ़र करे आपके व्यक्तिगत स्वार्थ को, आपके व्यक्तिगत लाभ को, आपके ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए हमारे 27 क्षेत्र की जनता क्यों सफ़र करे इस बात के लिए कि पावटा कस्बे से 6 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल में इलाज कराने जाए। इंद्राज भाई, आप सत्ता में रहे हैं, सत्ता का दस्तूर भी आप जानते हैं बखूबी। हॉस्पिटल के लिए जो नॉर्म्स, जो कंडीशन सरकार की तरफ से हैं, वो पावटा का हॉस्पिटल पूरी कर नहीं पा रहा है। उन्होंने वीडियो में कई बार कहा कि अगर किसी भी आदमी के पास में ज़मीन हो, दान करना चाह रहा हो, या उनकी नज़र में कोई सरकारी भूमि पड़ी हो, वो भूमि हमें बताए पावटा में, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें उनका व्यक्तिगत हित, उनका व्यक्तिगत स्वार्थ और उनका ईगो कहाँ आ गया इसमें? इसका मतलब आपने मेरा वीडियो ध्यान से नहीं सुना और ना उन्होंने सुना। जो मैंने परसों बोला वो भी नहीं सुना, आज वाला भी नहीं सुना। पावटा कस्बे में ज़मीन है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। पावटा कस्बे में 20 बीघा ज़मीन कल्याणपुरा रोड पे है। हमारे पहले प्रधान थी रेखा मीणा जी, उनके कब्जे में 125 बीघा ज़मीन है, 20 बीघा। और उन्होंने खुद ने कहा है, मैंने नहीं कहा, उनके पति गुड्डू मीणा जी मुझे खुद मिले, उन्होंने कहा साहब 20 बीघा ज़मीन पे मेरा कब्जा है, सरकार चाहे तो ले लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, और मैं मेरी जेब से पैसा और लगाऊंगा मेरे पिताजी की यादगार में। मेरे पिताजी की यादगार में उस ज़मीन में पैसा भी लगाऊंगा, कोई भवन के लायक बात होगी तो मैं वो भी लगाऊंगा। क्योंकि वो जब मैं विधायक था तब भी मेरे पास आए थे वो कि साहब मैं कोई अच्छा काम मेरे पिताजी के नाम पे करना चाहता हूँ, अगर आपको सरकारी भवन इस तरीके से लाएँ तो वो ज़मीन में देने को तैयार हूँ। 20 बीघा ज़मीन है। दूसरी बात, हमारे पास शिवनगर में ज़मीन है। तीसरी बात, जो वर्तमान CSC हमारी है वो 7500 वर्ग मीटर में है, 3 बीघा ज़मीन है। आप ये देखिए, ऐसा कहीं कौन से नॉर्म्स में लिखा हुआ है 3 बीघा ज़मीन में आपका सब डिवीज़न हॉस्पिटल नहीं बन सकता। शाहपुरा में जाइए, आप कितनी ज़मीन है? 2 बीघा भी नहीं है। आपके बानसूर में कितनी ज़मीन है जहाँ से आप आते हैं? 2 बीघा ज़मीन भी नहीं है उसके अंडर में सब डिवीज़न के। बहरोड में तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, जहाँ मैं अभी 2-3 दिन पहले देख के आया। वहाँ मुश्किल से मुझे लगता है 2-3 बीघा ज़मीन वहाँ होगी। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नियम नहीं है कि अगर इससे कम ज़मीन हो तो आप हॉस्पिटल बना ही नहीं सकते। आप उसी जो बिल्डिंग है उसी को आप 3 मंजिल बनाओ, कौन मना कर रहा है आपको? बना दो उसी को 3 मंजिल। जब SMS हॉस्पिटल 5 मंजिल 7 मंजिल आप बना सकते हो तो सब डिवीज़न हॉस्पिटल 2-3 मंजिल क्यों नहीं बना सकते आप? किसने मना किया? लेकिन वो सिर्फ इस आड़ में पावटा के लोगों का बुरा करना चाहते हैं, 27 क्षेत्र का बुरा करना चाहते हैं। लाडागाबास में उनका क्या व्यक्तिगत स्वार्थ है, ये तो मैं वही जानना चाह रहा हूँ, क्या व्यक्तिगत स्वार्थ हो सकता है उनका? आप विपक्ष में हैं, सब बातें आपको पता होंगी, अंदर की बातें बता दीजिए ना, जनता भी तो सुन ले। वो मुझे भी पता है, आपको भी पता है, इलाके की जनता को भी पता है कि नहीं, इलाके की जनता को नहीं पता, भोली है, इसीलिए तो विधायक बना देती है जिसको चाहे उसको। मैं कह रहा हूँ इलाके की जनता को सब पता है। मैं समय आने पर सब चीज़ों का खुलासा करूँगा कि व्यक्तिगत स्वार्थ वहाँ पे क्या है। अभी समय नहीं है, जब समय आएगा मैं खुलासा करूंगा। लेकिन वो कह रहे ज़मीन नहीं है, मैं ज़मीन आपको बता दी, 3 ज़मीन तो मैंने बता दी आपको बैठे बैठे। जो ऑलरेडी जगह है, इतनी अच्छी जगह है, ऑन हाईवे पे है, सबकी कनेक्टिविटी अच्छी है वहाँ जाने आने की। वहाँ बस स्टैंड से पैदल उतर के वहाँ पे आदमी इलाज कराने अपना जा सकता है, गरीब आदमी जिसके पास संसाधन नहीं हो जा सकता है। ऐसा क्या प्रेस्टीज पॉइंट बना लिया कि मैं तो 6 किलोमीटर दूरी लेकर के जाऊँगा? ऐसा कौन सा प्रेस्टीज पॉइंट है? जब मेरे समय में हमने कॉलेज खोला, मैंने पावटा के लोगों की राय ली पे कॉलेज कहाँ बनाना चाहिए, तो सब ने कहा पावटा में बनाना चाहिए। तो हमारे पास वहाँ किले के पास ज़मीन खाली थी स्कूल की, मैंने स्कूल की ज़मीन को वापस कन्वर्ट कराई मेडिकल डिपार्टमेंट के नाम। उसमें हमने स्कूल की ज़मीन को कन्वर्ट कराई मैंने कॉलेज के नाम, और कॉलेज खोली हमने, कॉलेज की बिल्डिंग बन गई हमारी। वहाँ किले के पास ही पड़ी 8-10 बीघा ज़मीन तो हमारी सरकारी ज़मीन। जो किले जहाँ कॉलेज बनी है उसके बगल में ज़मीन पड़ी है हमारे पास 8-10 बीघा। तो कैसे ज़मीन नहीं है पावटा में? भाई पावटा का आदमी क्यों सफ़र करे? 27 का आदमी आज जोधपुरा, आपका राजनोता, कारोड़ी, मंडा, भांकरी, बड़नगर, ये गांव खेलना, ये गांव क्यों जाए उल्टा वहाँ लाडागाबास में कि पहले पावटा हो फिर लाडागाबास जाओ? क्यों जाएगा? लाडागाबास हमारा ही गांव है, हमारे परिवार के लोग हैं। आप अच्छी CSC वहाँ अलग से बनाइए ना, कौन मना कर रहा है? उन लोगों की सुविधा के लिए आप अच्छा काम करिए और बनाइए, उनको भी सुविधा मिलनी चाहिए। लेकिन कस्बे का आदमी क्यों सफ़र करे वहाँ के लिए? इंद्राज भाई, मैंने राजनीति में नेताओं के भाषण बड़े सुने हैं, आरोप प्रत्यारोप भी देखे, भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, जान से मारने की धमकियों के आरोप लगाते हैं, कहीं गोली वोली भी चलने की बात आती है, हत्या करवाने के आरोप लगते हैं। लेकिन राजस्थान या हिंदुस्तान के इतिहास में मैंने पहली बार किसी विधायक के मुंह से ये सुना कि उनको तंत्र विद्या से 2 बार मारने का प्रयास किया गया। ये प्रयास उनके विधायक बनने से पहले करवाया गया था या विधायक बनने के बाद हुआ? देखिए, कल मैंने भी सुना उनका जो लाइव सुना, और मुझे बहुत बुरा भी लगा, सच बता रहा हूँ, कि एक जिम्मेदार पद पे बैठा हुआ व्यक्ति अगर ऐसी भाषा का उपयोग करे और ऐसी बात का उपयोग करे तो डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। हमारे क्षेत्र में देखो, मैं आपको बताऊं, हमारे पावटा 27 क्षेत्र और विराटनगर विधानसभा क्षेत्र बहुत ही शांतिपूर्ण विधानसभा। हमारे किसी प्रकार की कोई कटुता नहीं होती। चुनाव लड़ते हैं आमने सामने मिलते हैं, प्यार प्रेम से मिलते भी हैं, राम राम भी करते हैं, एक दूसरे से फ़ोन पे भी बात करते हैं। कभी हमारे इस तरीके की कटुता नहीं रही।
कि इस लेवल पे किसी को जाना पड़े, कोई एक दूसरे की जान का दुश्मन बने। कई विधानसभा क्षेत्रों में होता है जहाँ लड़ाई भी होती है, आपस में लठ भी बसते हैं, एक दूसरे के बोलते भी नहीं है, राम राम भी नहीं। हमारे ऐसा नहीं है, हमारे बहुत प्यार प्रेम है, भाईचारा है सब लोगों में, और सब लोग साथ मिलकर के रहते हैं। बावजूद इसके तंत्र विद्या से मारने के दो दो बार प्रयास। मैं वही उनसे कहना चाह रहा हूँ कि मैंने आज फेसबुक लाइव के माध्यम से भी उनको कहा है कि ऐसा अगर जिसने भी कृत्य किया है वो बहुत गलत करते हैं, घृणित करते हैं, और ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस में FIR होनी चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इस बात के समर्थन में हूँ कि अगर हमारे विधायक, आज हमारे वर्तमान विधायक हैं, हम सब के विधायक हैं, पक्ष विपक्ष से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर किसी जनप्रतिनिधि के खिलाफ ऐसी साजिशें रची जाती हैं तो वो गलत है, और गलत है तो उसका खुलासा होना चाहिए ताकि ऐसे लोगों को सबक मिले कि ऐसी कार्रवाई आगे ना हो। लेकिन सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए या सिर्फ जनता में अपने प्रति सहानुभूति बटोरने के लिए अगर ऐसा किया गया तो फिर जनता को, उस विधायक को भी माफ़ नहीं करेगी। अगर ऐसा कृत्य उन्होंने किया है राजनीतिक लाभ लेने के लिए या फिर जनता की सहानुभूति बटोरने के लिए अगर ऐसा काम किया है तो गलत है। और आप 21वीं सदी में कौन से तंत्र मंत्र की बातें कर रहे हो? 21वीं सदी है भाई साहब, अगर ऐसे तंत्र मंत्र। मैंने वो वीडियो देखा भाई साहब, इंद्राज भाई, मैंने वीडियो देखा, कुलदीप जी के गले में 2 प्रकार की मालाएं, कह रहे थे कि मेरा बाबा है जिन्होंने मुझे बचा लिया, 2 मालाएं बटन खोल कर दिखा रहे थे। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि अगर इस तरीके की बात वो कर रहे हैं तो उनको खुलासा करना चाहिए इस बात का, उनके बाबा को भी खुलासा करना चाहिए, आकर के आगे आके भाई इस व्यक्ति ने कराया, यहाँ कराया, इस व्यक्ति ने किया, खुलासा करना चाहिए। अगर इसी तरीके से तंत्र मंत्र से लोग मरने लगेंगे तो फिर तो मुझे लगता है कोई जीवन में बचेगा ही नहीं है दुनिया में। और अगर तंत्र मंत्र से चुनाव जीते जाएं तो फिर तो मैं चुनाव जीत जाता। जैसा कि उन्होंने सीधा सीधा मेरे गांव का नाम लिया कि भी उरीबड़ आज में हुआ, तो अगर मैं ही करने वाला हूं तो फिर मैं ही चुनाव जीत जाता ना। वो चुनाव कैसे जीते? फिर चुनाव जीत जाता मैं तो आराम से। तंत्र मंत्र फेल हो गए होंगे। अरे जब तंत्र मंत्र इतना मजबूत है कि मैं किसी को मार सकता हूँ तो फेल कैसे होगा वो? फिर उनको कैसे पता चला इस बात का मैं ही कर रहा हूँ तंत्र मंत्र? वो भाई उनको कैसे पता चला? इस तरीके की देखो, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए ऐसे शब्दावली का उपयोग नहीं करना चाहिए। मैं भी 5 साल विधायक रहा, 5 साल में इन्होंने मेरा भी विरोध किया। इसका मतलब ये नहीं, लोकतंत्र में विपक्ष को अधिकार है कि वो सरकार की जन विरोधी नीतियों का विरोध करे। अगर क्षेत्र का विधायक को गलत करता है, कोई अधिकारी गलत करता है, उसका विरोध करना चाहिए, ये हमारा डेमोक्रेटिक अधिकार है। राज भाई, विराटनगर की एक खूबसूरती है कि आप चाहे फेसबुक पे एक दूसरे पे कितने भी आरोप लगा ले, लेकिन आप उनको, कुलदीप जी को बड़ा भाई कहते हैं, वो आपको छोटे भाई की संज्ञा देते हैं। छोटे भाई होने के नाते आपने उनसे फ़ोन करके कोई बातचीत नहीं की कि ये तंत्र मंत्र का कमाल कौन कर रहा था, कौन ऐसा प्रकांड पंडित था या तांत्रिक था जो आपको मारने की कोशिश कर रहा था? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं कि हम दोनों परिवारों के बहुत आज से नहीं, जब मेरे बचपन से जब मैं छोटा था तब से हमारे परिवारों के पारिवारिक संबंध है। कुलदीप धनखड़ जी का हमारे परिवार के पारिवारिक संबंध है, और हमारी ऐसी कभी राजनीतिक कटुता या पारिवारिक कटुता नहीं रही किसी प्रकार की। आज भी जब हम मिलते हैं मैं उनका इतना रिगार्ड करता हूँ, बड़े भाई हैं, उम्र में मेरे से बड़े हैं, वैसे भी नते में बड़े भाई लगते। बड़े भाई का हालचाल जाना कि नहीं जाना? मैंने अभी डिप्टी SP को फ़ोन किया विराटनगर को, और SHO प्रागपुरा को फ़ोन किया है कि भाई आप इस मामले की जांच करिए। अगर जिसने भी किया है तो वो गलत करते हैं, अगर वास्तव में सही है तो गलत है, और सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए किया तो भी गलत है, तो फिर उल्टी FIR उनके खिलाफ होनी चाहिए जिन्होंने इस तरीके का षड्यंत्र रचा है किसी को बदनाम करने के लिए, उनके खिलाफ होनी चाहिए। और अगर वास्तव में किसी ने किया है तो उसको आप जेल भेजने का काम करिए, उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। और मैं अभी शाम तक आपको बताऊंगा कि मुझे आगे किस दिशा में इस मामले में बात करनी चाहिए। मैंने SP को भी फ़ोन किया, SP अभी फ़ोन नहीं उठा पा रहे। मैं सब अधिकारियों को इस बात के, एक बार पुलिस के अधिकारियों से बात करूंगा कि आप इस मामले में खुलासा करें, क्योंकि ये बड़ा आरोप है, छोटा आरोप नहीं है कि कोई मेरी जान लेने पर तुला हुआ है, तो बहुत बड़ी बात है। सरकार को भी इस बात पर ध्यान, मतलब मुख्यमंत्री जी से मांग की इस बात के लिए कि एक वर्तमान विधायक के खिलाफ अगर ऐसी साजिश रची जाती है तो बहुत ही घृणित कार्य है। नहीं, आप डायरेक्ट आपके बड़े भाई कुलदीप धनखड़ से फ़ोन करके पूछ लेते कि भाई ये काम कौन कर रहा था, कहीं उनका इशारा आपकी तरफ है या फिर किसी दूसरे व्यक्ति की तरफ है? नहीं, मैं उनसे भी बात करूंगा, उनसे भी मैं बात करूंगा। अभी मैं थोड़ा सा बिजी था आज। बड़े भाई की फिक्र कम है आप? बिल्कुल नहीं, फिक्र बहुत है, तभी तो मैंने SHO को कहा। मैंने कहा तो SHO ने मुझे कहा कि साहब FIR तो दर्ज वो कराए जिसके खिलाफ, जिनके जान को मारने की धमकी मिली हो या फिर जिनको लगता है मेरी जान को खतरा है। तो MLA साहब का, उन्होंने कहा भाई विधायक जी कराएं जान को। मैंने कहा भाई सुनो, विधायक जी कहीं बिजी होंगे, पार्टी के काम में बहुत उनको काम करना पड़ता है, सिटिंग MLA, मैं उनका छोटा भाई हूँ, उनकी तरफ से मैं FIR दर्ज कराऊंगा कि अगर किसी ने किया है तो उसका खुलासा करो। उनका वीडियो जो मैंने सुना उसमें एक आरोप और था कि आपके कार्यकाल के दौरान 16 लोगों ने
ज़मीनें कन्वर्ट करवाई पावटा क्षेत्र में, 6 करोड़ 9 लाख रुपए का वो कह रहे थे कि रेवेन्यू जमा नहीं हुआ। देखिए, आप भी गांव के रहने वाले हो। गांव में हमारे ही लोग, हमारे काश्तकार वर्ग के लोग, व्यापारी, छोटे मोटे बेचारा जो व्यापार करते हैं, ज़मीनों का व्यापार करते हैं। काश्तकार अपने खर्चे के लिए ज़मीन बेचता है, उसको हमारे गांव के लोग 2-4-5 लोग मिलकर खरीदते हैं, वो उसको कन्वर्जन कराते हैं, उसको प्लॉट में बेचते हैं। प्लॉट भी अपने ही लोग खरीदते हैं, गाँव वाले लोग। तो जो सरकार की रेट होती है, उस रेट के अनुसार उन्होंने जमा कराया होगा। कर कितनी होती है मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं, शायद 10 रुपये मीटर के हिसाब से कुछ होती है, वो उन्होंने तात्कालिक जमा करा दिया, जमा करा के कन्वर्जन करा लिया। यार हमारे लोग हैं, हमारे गांव के लोग हैं, हमारे परिवार के लोग हैं। अब उसके बाद उन लोगों को 5-10 साल जिन कॉलोनियों को बसे हुए, उन कॉलोनियों को अब नोटिस दिया जा रहा है, सिर्फ पैसा वसूलने के लिए, सिर्फ ब्लैकमेलिंग के लिए, कि उनको ब्लैकमेल करो, ताकि भाई जिस ईओ ने किया होगा उसने नियम से किया होगा ना उस समय, जिसने भी किया होगा अधिकारी, मेरे साइन तो होते नहीं है, ईओ के होते हैं। ईओ ने किया होगा या उनसे पहले एसडीएम तहसीलदार ने किया होगा, तो वो कोई नियम देख के किया होगा उन्होंने। उस समय ऐसा नियम होगा जिस नियम से उन्होंने कर दिया। अब ये उनकी पेनल्टियाँ वसूलना चाहते हैं, उन लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, उनसे 20-20, 30-30, 50-50 लाख के उनको नोटिस दे दिए। कहाँ से देगा आम आदमी, कहाँ से देगा? आप मुझे बताइए, कितने काम नियम से होते हैं इस देश में, मुझे बताना। हम इंसान हैं, हमें इंसानियत भी रखनी चाहिए कि जो बेचारा छोटा मोटा व्यापार करके अपने बच्चों का पेट पालन कर। वसूली की बात कह रहे हैं, वसूली कौन करना चाह रहा है, विधायक महोदय या अधिकारी? अधिकारी नोटिस दिया है, बाकायदा नोटिस दिया है, और सेटलमेंट कर रहे हैं अधिकारी, बुला के उनसे नोटिस दे रहे हैं। 50 लाख का नोटिस दे दिया, अब 10 लाख रुपए दे जाओ, फ्री जाओ। अब वो पैसा कहाँ जा रहा है? वो तो या तो विधायक जी या तो मौन स्वीकृति है। अगर अधिकारी बदमाशी करे तो विधायक जी की मौन स्वीकृति क्यों है उसमें? विधायक जी के खुद के लोग भी हैं उसमें शामिल, जिनको नोटिस मिला है बेचारे उनके लोग भी हैं, ऐसा नहीं कोई मेरे लोग हैं। मैं तो 16 को जानता भी नहीं हूँ ना। मेरे कार्यकाल में अगर 16 में से एक भी आदमी कहते कि इंदिराज गुजर ने कभी मुझसे बुलाया, मेरे से बात किया, 2 पैसे की बात की, तो मैं जिम्मेदार हूँ आज भी। अगर एक भी आदमी कहते 16 में से, जो उन्होंने ईओ को चार्ज जमा करा, अपना कन्वर्जन करा लिया। अब कन्वर्जन करा के 2 पैसा कमा लिया, किसी की क्या बुराई है भाई? हमारे गाँव का आदमी, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, अगर 2 पैसे कमा रहा है, किसकी बुराई है? क्यों कर रहे हैं इस तरीके से ये लोग? और अगर इनको नगर पालिका में फंड नहीं तो सरकार से लाओ ना, कौन मना कर रहा है इनको? मैं लेके आया सरकार से पैसा, मैंने जितनी सड़कें बनाई नगर पालिका में सरकार के स्टेट बजट से लेके आया, नगर पालिका का पैसा नहीं लगाया मैंने उसमें 1 रुपये भी। अब इनको ना तो ये सरकार से पैसा लाना चाहते, ना ये नगर पालिका का बजट लगाना चाहते, जनता से वसूलना चाहते हैं कि जनता की जेब काटो और पैसा भरो। कैसे चलेगा इतने दिन? ये कैसे चलेगा आप बताइए मुझे। फिर अपने यहाँ एक नगर पालिका थोड़ी, आसपास के नगर पालिकाओं में ये स्थिति है। कहाँ वसूली हो रही है इस तरीके से कि आप 15-15 साल पुरानी, 10-10 साल पुरानी कॉलोनी से पैसा वसूलना चाहते हो? यूडी टैक्स करें, क्यों वसूलो भाई यूडी टैक्स? आप लाओ ना ग्रांट सरकार से, कौन मना कर रहा है आपको? सरकार हमारे खर्चे पे चलती है, जनता के टैक्स से चलती है, लाओ पैसा वहाँ से। आप जनता की जेब क्यों काटना चाहते हो? यहाँ पावटा प्रागपुरा नगर पालिका के लोगों की जेब क्यों काटना चाहते हो आप बताइए मुझे। इंदिराज भाई, उनका एक और बड़ा आरोप था, वो कह रहे थे कि मैं 36 कौम का नेता हूँ और मेरे कार्यकाल में सिर्फ 2 गोलीकांड हुए, जो भी आपसी के उनके मामले थे, जो गोलीकांड हुए, उनकी जो धुलाई उन्होंने करवाई वो गजब की करवाई। लेकिन आपके कार्यकाल के दौरान जो कांड हुए, उन्होंने आप पर एक जातिवाद का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उन लोगों की जाति पहचानिए जिन्होंने उस घर पे या उस फला व्यक्ति पे फायरिंग की थी, उसके साथ मारपीट की थी। उन व्यक्तियों की आप जातियाँ निकलवा के देखिए कौन जाति के लोग थे। खुद को 36 कौम का बता रहे और आप पर इनडायरेक्ट रूप से या डायरेक्ट रूप से कहें जातिवाद होने का आरोप लगा रहे हैं। देखिए मेरी बात सुनो, जाति सुना कि नहीं सुना आपने वो वीडियो? सब कुछ सुन लिया। वो इतनी झूठ बोलते हैं, इतनी सफाई से बोलते हैं कि आप भी उसकी कल्पना, आपने भी लगभग पहचान लिया होगा, अब तो कई दिन हो गए आपको संपर्क में आए हुए। इतनी झूठ बोलते हैं। 36 कौम की बात करने वाला आदमी, 36 कौम की बात तो गुजर 36 कौम में नहीं आता क्या? नहीं आता क्या? आप बताइए मुझे, या उनसे बाहर है 36 कौम से? मुझे तो आज तक ये 36 कौम याद नहीं कौन कौन सी है। मैं किसी दिन तो फिर या तो वो कौम गिनाए पहले कि भाई मैं इन 36 का आदमी हूँ, इसके बाद नहीं हूँ। और अगर 36 कौम में सबको मानते, जो हमारे गाँव की एक भाषा है कि हम 36 कौम में सब कौम को मान लेते हैं, तो फिर गुजर भी उनमें आता होगा। हमारे गुजरों के कर्मचारियों को जिस तरीके से बाहर भेजा जा रहा है, गुजर कोई बेचारा पाकिस्तान से आया हुआ है क्या? भाई किसी भी जाति में पैदा होना गुनाह है क्या? और मैं ये कहता हूँ मेरे कार्यकाल में अगर गुजर ने भी गलत किया तो वो भी झेड़ गया है। मैंने किसी का पक्ष नहीं किया। मैं ये नहीं कहता किसी ने क्राइम कोई नेता इस धरती पे आसमान जब से धरती शुरू हुई है, जब से यहाँ जीव जंतु शुरू हुए हैं, राजा महाराजाओं के समय भी क्राइम होते थे, पहले भी होते थे, आगे भी होंगे, मैं ये नहीं कहता। लेकिन जनप्रतिनिधि का फर्ज बनता है कि वो गलत का साथ नहीं दे। मैंने किसी एक व्यक्ति का अगर साथ दिया हो गलत का तो मुझे बताइए। अरे उनके तो 1 साल में ही प्रागपुरा उस बेटी के साथ क्या हुआ था, ध्यान नहीं है आपको? 20 सड़क में काटा गया थाने के 100 मीटर दूर। इन्होंने आके सुध नहीं ली उस परिवार की आज तक, कि वो परिवार कहाँ बस रहा है, ये आज तक सुध नहीं ली इन्होंने। कनिका मेडिकल पे फायरिंग हुई, कहाँ थे ये उस दिन? आए क्या उसको कभी सुध लेने के लिए?
उस बच्चे को बेचारे का मर्डर हुआ उसमें बाड़ी जोड़ी में, लोगों ने धरना दिया, मैं भी 3 घंटे बाद पहुंचा, ये 2 घंटे बाद और पहुंचे मेरे से। और फिर जब जनता ने मांग की तो 150 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। जो आदमी सुबह शाम तक धरना देता था हर चीज़ के खिलाफ, किसी की भैंस ने ब्याई 2 दिन तो उसके खिलाफ धरना दे दे, और उस आदमी ने 150 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। किस बात का मुकदमा? लोकतंत्र में अधिकार है सबको धरना देने का, प्रदर्शन करने का। किस बात का मुकदमा दर्ज कराया उन्होंने? 150 लोगों में पूरा गाँव शामिल हो गया। जो आदमी डेमोक्रेसी में, अब वो सबको दबाना चाहते हैं। उनकी मैंने थ्योरी एक पढ़ी है कि वो इस डिक्टेटरशिप से सबको दबाना चाहते हैं कि मेरे खिलाफ 5 साल में कोई नहीं बोले, ना मेरे खिलाफ कोई धरना दे, ना मेरे खिलाफ कोई प्रदर्शन करे, ना मेरे खिलाफ कोई आवाज़ उठाए। अभी किसी व्यक्ति का मेरे पास फ़ोन आ रहा था रास्ते में, नाम नहीं बताऊंगा, बीजेपी का कार्यकर्ता, कि साहब मैंने एक दिन विधायक जी के खिलाफ फेसबुक पे लिख दिया, दूसरे दिन VCR बने मेरे घर पे आदमी टीम भेज दी। तो ये हालात है। वो डिक्टेटरशिप ये चाहते हैं कि भाई मेरे खिलाफ कोई ना बोले। ये डेमोक्रेसी, मेरे खिलाफ नहीं बोलते थे सब लोग उस समय। आप मेरे जब कार्यकाल में मेरे खिलाफ भी लोग बोलते थे, लेकिन मैंने कभी बुरा नहीं माना। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि आप विरोध करने वालों को विरोध का अधिकार होना चाहिए। आप उनसे सीखिए कि यार वो विरोध कर रहे हैं, किस बात का कर रहे हैं, तो मैं उसको ठीक करने का प्रयास करूँ, मैं आगे गलती नहीं करूँ ताकि मेरा विरोध नहीं हो। वो डिक्टेटरशिप ये चाहते हैं कि भाई मेरे खिलाफ कोई ना बोले, इंदिराज गुजर मेरे खिलाफ ना बोले, विराटनगर की जनता मेरे खिलाफ नहीं बोले, मैं जिसको मारूं मारूं, जिसको छोड़ूं छोड़ूं, जिसके मकान तोड़ दूं, जिसकी दुकान तोड़ दूं, जिसके सील करना वो कर दूं, जिससे लूटना वो लूट लूं, लेकिन मेरे खिलाफ कोई ना बोले। तो ये संभव नहीं है, आज की डेमोक्रेसी में संभव नहीं है। इंदिराज गुजर अंतिम समय तक जनता के हितों की लड़ाई लड़ेगा। जो अधिकारी गलत करेगा, जो नेता गलत करेगा, उसके खिलाफ आवाज़ उठाएगा, और जितना मेरे से प्रयास होगा मैं करूँगा। जितना मेरे से प्रयास होगा उतना मैं करूंगा। लेकिन राजनीति में मैंने कई तरीके के नेताओं के ऊपर आपस में आरोप देखे, लेकिन एक तंत्र विद्या से जो 2 बार जान से मारने का प्रयास किया गया, ये सवाल मुझे कचोटता रहा। इसलिए मैं अलवर से चल के इंदिराज जी के पास पहुंचा हूं। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड वाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।